हेलो व्यूअर्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं विभास चंदा आज फिर से आप लोगों के सामने एक दूसरा टॉपिक लेके हाजिर हूं। आज हम जिस सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे उसका नाम है न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस है उसका और एक नाम है जिस नाम से ये जाना जाता है, इसका नाम है ब्रेन ऑफ द सेल। यानी कि ये पूरा हमारे शरीर में जैसे ब्रेन पूरे बॉडी में एक कंट्रोलिंग एबिलिटी प्ले करेगा, वैसे ही न्यूक्लियस पूरे सेल का जो कंट्रोल होता है ये न्यूक्लियस के हाथों में होता है। यानी कि न्यूक्लियस ही पूरा सेल का कंट्रोलिंग पावर इसके हाथों में है, ये कंट्रोल करता है। रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस को डिस्कवर किए थे। अगर न्यूक्लियस का अगर हम शेप के बारे में बताएं कि कैसा है शेप में ये, तो ये होता है स्फेरिकल इन शेप और ओवल इन शेप और डिस्क इन शेप। अगर इसका नंबर का बात किया जाए, कितना नंबर पे ये प्रेजेंट है एक सेल में, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस रहेगा, मगर न्यूक्लियाई ढेर सारा हो सकता है। न्यूक्लियस सेल टू सेल वेरी करेगा। अगर एनिमल सेल में ढेर सारा न्यूक्लियस है तो उसको हम मल्टी न्यूक्लिएट एनिमल सेल बोलेंगे। इन बायोलॉजिकली इसका एक अलग सा टर्म है, अलग सा नेम है जिसको हम सिंसाइटियम बोलेंगे। अगर मल्टी न्यूक्लिएट प्लांट सेल में है, मल्टी न्यूक्लिएट सेल प्रेजेंट इन प्लांट सेल, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोइनोसाइट बोलेंगे उसको। अगर इसका ओरिजिन देखा जाए, किस जगह से ये ओरिजिनेट होता है, यानी कि प्री एग्जिस्टिंग जो न्यूक्लियस है उसी जगह से ये नया नेसेंट न्यूक्लियस ओरिजिनेट होगा। अगर डिस्ट्रीब्यूशन का बात किया जाए तो ये किसी भी यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में भी स्थित होता है। ये जो एनिमल सेल है उसमें ये सेल का सेंटर पोजीशन पे ये सिचुएटेड होगा। अगर प्लांट सेल का बात किया जाए तो ये पेरीफेरी पोर्शन पे होगा, मगर मैमेलियन आरबीसी में ये बिल्कुल नहीं रहेगा। जब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सेल के बारे में, तब हम देखे थे कि सेल के अंदर वाले जो पोर्शन है उस जगह पे एक जेली लाइक स्ट्रक्चर रहता है जिसका नाम है साइटोप्लाज्म। वैसे ही सेल के अंदर वाले सेंटर वाले पोर्शन पे जो न्यूक्लियस रहते हैं उसके अंदर में भी जेली लाइक सब्सटेंस रहता है जिसका नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म और साथ ही साथ जो न्यूक्लियोप्लाज्म है इसका जो रेशियो है इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स। इसको शॉर्ट फॉर्म में एनपी के नाम से भी ये जाना जाता है, न्यूक्लियर प्लाज्मिक इंडेक्स। और न्यूक्लियर प्लाज्मिक इंडेक्स को, एनपी को हम कैसे डिटरमाइन कर सकेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला है एनपी, शॉर्ट फॉर्म एनपी इज इक्वल्स टू वीएन अपॉन वीसी माइनस वीएन। Vn means volume of nucleus upon Vc. Vc means volume of cytoplasm minus Vn, यानी कि volume of nucleus। इस फॉर्मूला को यूज करके हम इजीली न्यूक्लियर प्लाज्मिक इंडेक्स को कैलकुलेट कर सकेंगे। अब आते हैं कि टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस, कितना टाइप में न्यूक्लियस को मिलेगा। जैसे एम्फी न्यूक्लियस, एक मैंने टर्मिनोलॉजी इसमें यूज किया, एम्फी न्यूक्लियस, हेमी न्यूक्लियस, प्रो न्यूक्लियस, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूक्लियस। एम्फी न्यूक्लियस मीन्स वो न्यूक्लियस जिसमें टू सेट ऑफ क्रोमोसोम, वन सेट मीन्स टू सेट मीन्स 4 क्रोमोसोम जहां पे रहेगा उस न्यूक्लियस को हम बोलेंगे एम्फी न्यूक्लियस। हेमी न्यूक्लियस मीन्स वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, वन सेट मीन्स 2, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम जिस न्यूक्लियस में रहेगा वो होगा हेमी न्यूक्लियस। प्रो न्यूक्लियस जब 2 हैप्लॉइड सेट ऑफ न्यूक्लियस फ्यूज करेगा तब एक एक को हम बोलेंगे प्रो न्यूक्लियस। जैसे स्पर्म एंड ओवम जब फ्यूज होगा, जब जाइगोट फॉर्म होगा, तो दोनों में क्या है कि हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। अब जाके जब फ्यूज करेगा तब जाइगोट फॉर्म होगा, तो एक एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस को हम बोलेंगे प्रो न्यूक्लियस। माइक्रो एंड मैक्रो न्यूक्लियस, जैसे बाइन्यूक्लिएट सेल मींस जहां पे 2 न्यूक्लियस रहेगा, एक छोटा साइज का न्यूक्लियस, दूसरा बड़ा वाला साइज न्यूक्लियस होगा। छोटा वाला जो न्यूक्लियस है उसको हम बोलेंगे माइक्रो न्यूक्लियस, जो बड़ा वाला न्यूक्लियस है उसको हम बोलेंगे मैक्रो न्यूक्लियस। यानी कि बाइन्यूक्लिएट सेल मींस यानी कि 2
न्यूक्लियस रहेगा मगर अनइक्वल साइज का होगा, एक छोटा साइज का होगा, एक बड़ा वाला साइज का होगा, उसको हम माइक्रो एंड मैक्रो न्यूक्लियस बोलेंगे। तो ये था ओवरऑल जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ द न्यूक्लियस। अभी हम डिस्कस करेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। अभी हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस का अल्ट्रा स्ट्रक्चर और साथ ही साथ एक एक पार्ट का फंक्शन। सबसे पहले अगर अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखा जाए तो न्यूक्लियस का मेनली 4 पार्ट मिलेगा। अगर आउटसाइड से इनसाइड में अगर आएंगे तो उसमें हमको 4 पार्ट मिलेगा। मैंने इस जगह पे न्यूक्लियस का एक ओवरव्यू दिखाया, इसमें मैंने एक सेक्शनल व्यू दिखाया जो आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है उसका, और इस जगह पे मैंने न्यूक्लियोलस का एक डायग्राम दिखाया। तो अगर पार्ट का बात करें, स्ट्रक्चर का बात करें, तो उसमें न्यूक्लियस को अगर पार्ट में डिवाइड किया जाएगा तो सबसे पहले एक पार्ट आएगा जिसका नाम है न्यूक्लियर एनवेलप। सेल एनवेलप जैसा ही है न्यूक्लियर एनवेलप, जस्ट न्यूक्लियस को कवर अप करके रखता है। ये जो मैंने डायग्राम दिखाया इसमें इस रीजियन जो है जो कि डबल मेम्ब्रेन है, ये होता है न्यूक्लियर एनवेलप। अब दूसरा जो पार्ट है वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है वो साइटोप्लाज्म जैसा ही होता है, जैसे सेल के अंदर रहते हैं साइटोप्लाज्म, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इस जगह पे मैंने दिखाया न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जो डॉट है, ब्लैकिश डॉट जो है, वो होता है पूरा, ये जो एरिया है ये एरिया ही है न्यूक्लियोप्लाज्म। अब आएगा न्यूक्लियोलस। तो सबसे पहले आता है न्यूक्लियर एनवेलप, उसके बाद आएगा न्यूक्लियोप्लाज्म, उसके बाद आएगा न्यूक्लियोलस। जो न्यूक्लियोलस है मैंने उसको अलग से दिखाया इस जगह पे, इस जगह पे भी मैंने दिखाया। ये एक साइट न्यूक्लियोप्लाज्म जो है उसके अंदर न्यूक्लियोलस स्थित है। और 4th नंबर जो पार्ट आएगा वो है न्यूक्लियर रेटिक्यूलम, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ब्लूइश कलर वाला थ्रेड जैसा ही है, एक कॉइल फॉर्म में पूरा जो मैट्रिक्स लेयर है जो कि पूरा न्यूक्लियर प्लाज्म जो एरिया है उस जगह पे छाया हुआ है। तो ये है 4 पार्ट। अब एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं न्यूक्लियर एनवेलप पे। अगर न्यूक्लियर एनवेलप का बात किया जाए तो उसमें आउटर मेम्ब्रेन, अगर आउटर पोर्शन का बात किया जाए तो उसमें सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन मिलेगा, आउटर पोर्शन। उसके बाद आएगा एक स्पेस। जैसे मैंने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे एक आउटर मेम्ब्रेन के बाद पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस मिला था, वैसे ही न्यूक्लियस का जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके बाद इनर मेम्ब्रेन आएगा। मगर आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच जो जगह है वो है इन पेरीन्यूक्लियर स्पेस, पेरीन्यूक्लियर स्पेस। अब ये पेरीन्यूक्लियर स्पेस एक फ्लूइड, वाटरी फ्लूइड से फिल अप होता है। अब आएगा इनर मेम्ब्रेन, जो कि पूरा आउटर मेम्ब्रेन, पेरी न्यूक्लियर स्पेस और साथ ही साथ जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये तीनों मिलके बनता है न्यूक्लियर एनवेलप, जिसका थिकनेस है 7 नैनोमीटर। यानी कि थिकनेस कितना है? 7 नैनोमीटर। अगर आउटर मेम्ब्रेन का बात किया जाए तो उसमें राइबोसोम एम्बेडेड होगा। राइबोसोम पूरा, इसमें रेड डॉट जो दिख रहा है ये है राइबोसोम। राइबोसोम दिखाया मैंने, राइबोसोम आउटर मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होगा। और इसी जगह से ही क्या जेनरेट करेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जेनरेट करेगा और साथ ही साथ गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी जेनरेट करेगा। ये एक फंक्शन जब हम डिस्कस करेंगे उसमें भी मैंने मेंशन किया। तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, इसको अगर इनर मेम्ब्रेन जो है इसको अगर हम सेक्शनल व्यू अगर देखें तो उसमें दिखाई देगा आउटर मेम्ब्रेन जिसके ऊपर में है राइबोसोम, और उसमें जो गैप बना हुआ है, ये जो गैप है ये है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और जो इस पोर्शन जो है, इस पोर्शन को हम बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि
ये जगह पे गैप है, ये जगह पे गैप है, ये जगह पे भी गैप है। जब हम डिस्कस किया था सेल मेम्ब्रेन के बारे में तो उस जगह पे भी गैप मिला था। तो उस जगह पे मैंने बताया था कि प्रोटीन रहते हैं, इस जगह पे भी प्रोटीन रहेगा। ये जो जगह है इस जगह पे जो प्रोटीन रहेगा उसको हम बोलेंगे एन्यूलस। एन्यूलस, इसका जो नंबर है वो है 8 नंबर ऑफ एन्यूलस प्रेजेंट इन एन ईच पोर। एक एक जो गैप है इस जगह पे एन्यूलस 8 एन्यूलस प्रेजेंट होता है। अब इस जगह पे ये जो गैप है ये इंड्यूस भी करेगा, रिड्यूस भी होगा, क्योंकि उस जगह पे जो प्रोटीन है वो बैठ जाएगा। तो ये जो गैप है ये फिल भी हो सकता है, किसी समय पे ये एनलार्ज भी करेगा। इसका जो फंक्शन है उसके बारे में अगर डिस्कस किया जाए तो उसमें देखा जाएगा कि सबसे पहले ये एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करता है। जैसे न्यूक्लियस, जैसे सेल में एक सेल मेम्ब्रेन प्रॉपर शेप प्रोवाइड करेगा, वैसे ही न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर जो एनवेलप है वो भी एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करेगा न्यूक्लियस को। एक्सचेंज ऑफ आयंस, ये जो एन्यूलस है, ये जो गैप है, इस गैप के थ्रू आयंस इन साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर एक्सचेंज हो सकता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम दिस पोर्शन। न्यूक्लियर जो एनवेलप या न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है उस जगह से एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड गोल्गी जो बॉडी है वो जेनरेट होता है। नेक्स्ट जिस पोर्शन को लेके हम डिस्कस करेंगे वो है न्यूक्लियर प्लाज्म। न्यूक्लियर प्लाज्म जो है वो है इस पोर्शन, यानी कि पूरा जो मैट्रिक्स जेली लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे साइटोप्लाज्म सेल के अंदर रहता था वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर रहेगा न्यूक्लियोप्लाज्म। जो पूरा एरिया है वही है न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म ऐसा एक एरिया है जिस जगह पे ढेर सारे एंजाइम से लेके डीएनए से लेके क्रोमोसोम से लेके जीन से लेके सब कुछ इसी जगह पे। एक न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम रहेगा, अगर क्रोमोसोम को तोड़ा जाए तो डीएनए मिलेगा, डीएनए को अगर तोड़ा जाए तो उसमें जीन मिलेगा। यानी कि क्रोमोसोम के अंदर ही रहते हैं डीएनए, डीएनए के अंदर रहते हैं जीन। जो जीन ढेर सारे फंक्शनल एक्टिविटी के लिए रिलेटेड है तो इसी जगह पे सब कुछ रहेगा। इसका अगर फंक्शनल बात किया जाए तो सिंथेसिस of DNA, RNA, ribosomal subunit, it holds different component of nucleus। यानी कि ये एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके कारण इसके अंदर जितना सारा पार्ट है उसके अंदर कोई भी कॉलिशन नहीं होगा, एक सेपरेट डिस्टेंस मेंटेन करके ये पूरा जितना सारा कंपोनेंट है वो रह सकता है आराम से। नेक्स्ट जो पार्ट हम डिस्कस करेंगे वो है न्यूक्लियोलस। ये जो न्यूक्लियोलस है ये न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही रहते हैं, मगर इस जगह पे क्या है कि 3-4 मेन पार्ट इसमें मिलेगा। एक होता है मैट्रिक्स, इसको हम लिटिल न्यूक्लियस भी कह सकते हैं, क्योंकि एक न्यूक्लियस के अंदर से न्यूक्लियस जैसा ही एक सिमिलर स्ट्रक्चर है इसमें, इसको इसीलिए लिटिल न्यूक्लियस के नाम से भी न्यूक्लियोलस जाना जाता है, जिसमें मैट्रिक्स मिलेगा। यानी कि इस जगह पे जैसा मैट्रिक्स लेयर था जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म हम बताया, इस जगह पे भी मैट्रिक्स लेयर रहेगा और मैट्रिक्स के अंदर में ही फाइब्रिल रीजियन रहेगा, ग्रैन्यूल रीजियन रहेगा, इसमें ढेर सारे ग्रैन्यूल्स रहेगा और साथ ही साथ क्रोमाटिन फाइबर रहेगा जो कि पेरीन्यूक्लियर होगा और साथ ही साथ इंट्रा न्यूक्लियर क्रोमाटिन फाइबर भी इसमें रहेगा। अगर इसका फंक्शन बात किया जाए फंक्शन के बारे में तो ये क्या करता है, सिंथेसिस करता है, स्टोर करता है आरएनए को और सिंथेसिस करता है आरएनए को, और इसमें ये क्या करता है कि राइबोसोमल सब यूनिट को भी फॉर्म करता है। और ये जो न्यूक्लियोलस है इस न्यूक्लियोलस में आर डीएनए प्रेजेंट होता है, जिस जगह से आर आरएनए फॉर्म होता है, आर डीएनए प्रेजेंट होता है जिस जगह से आर आरएनए, यानी कि डीएनए से आरएनए बनेगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इसमें भी जो आर डीएनए रहेगा उस जगह से आर आरएनए प्रोड्यूस होगा, जेनरेट होगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। किस जगह पे, न्यूक्लियोलस पे। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है न्यूक्लियर रेटिक्यूलम। मैंने पहले ही बताया जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है
वही है न्यूक्लियर रेटिक्यूलम, जो कि क्रोमोसोम इसमें है। और इसमें दो इंपॉर्टेंट पार्ट मिलेगा, एक होता है यूक्रोमाटिन, दूसरा होता है हेटेरोक्रोमाटिन। जो यूक्रोमाटिन है वो क्या करता है, जब स्टेन होगा तो वो टेक लाइट स्टेन, यानी कि वो उतना ज्यादा स्टेन को कैप्चर नहीं कर पाएगा। जो हेटेरोक्रोमाटिन है वो क्या करेगा, टेक डीप स्टेन। इस जगह पे मैंने डीप पोर्शन को दिखाया, जो रीजन डीप पोर्शन में दिखाया वो होगा हेटेरोक्रोमाटिन, और लाइटर जो पोर्शन है वो होगा यूक्रोमाटिन। ये दोनों आएगा न्यूक्लियर रेटिक्यूलम में। और सबसे न्यूक्लियस जो कि कंट्रोल करता है हेरिडिटरी फैक्टर को, ये डीएनए सिंथेसिस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, आरएनए में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, राइबोसोमल सब यूनिट फॉर्मेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मगर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट न्यूक्लियस का अगर मान के चलिए तो ये जगह जो न्यूक्लियर रेटिक्यूलम है, ये इसी जगह पे क्रोमाटिन रहता है, यानी कि क्रोमोसोमल पार्ट। अब इस क्रोमोसोमल पार्ट ही मेंटेन करेगा पूरा हेरिडिटरी फैक्टर को, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका फंक्शन क्या होगा, और उसका जो हेरिडिटरी फैक्टर है वो क्या क्या होगा, वो पूरा डिटर्मिनेट होता है किसके थ्रू, न्यूक्लियर रेटिक्यूलम के थ्रू। तो यही था आज का पूरा डिस्कशन न्यूक्लियस को लेके। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को जाके प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।